अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ओरियन मिशन ज़मीन से उड़ चुका है। हम आर्टेमिस 1 मिशन की बात कर रहे हैं जिसने चांद के गिर्द चक्कर लगाने हैं। 3 चक्कर लगाने हैं और डाटा कलेक्ट करके वापस दुनिया की तरफ आना है। तीसरा दिन, अब चांद पर जाते हुए ओरियन 1 को तीसरा दिन था जब साइंटिस्ट को यह इन्फॉर्म किया गया कि ओरियन 1 को माइक्रो मेटेरॉइड्स ने हिट कर दिया। यानी ऐसी छोटी छोटी रॉक्स ने हिट किया है जिसके ज़रिए ये स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। नासा ने कैमरे के ज़रिए ओरियन की हर हिस्से की तस्वीरें लेना शुरू कर दी ताकि वो देख सके कि वो कौन से हिस्से थे जो कि डैमेज हुए। बिल्कुल यही काम वेब टेलीस्कोप के साथ भी हो चुका है और उसका तो एक लेंस कुछ डैमेज भी हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ा इस स्पेसक्राफ्ट के साथ, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पर छोटे छोटे बहुत से चट्टाने मेटेओराइट्स आपको नज़र आते हैं जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं और वही चीज़ें आकर बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से इन स्पेसक्राफ्ट को लगती हैं और इन्हें डैमेज कर देती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे देखा गया तो पता चला कि डैमेज ज़्यादा नहीं है और ओरियन की फ़्लाइट पर कुछ ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको उस रॉकेट की तरफ लेकर चलता हूं जिसके ज़रिए हमने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया। मैं आपको लेकर चलता हूं स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट की तरफ जिसके ज़रिए हमने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया। इस रॉकेट के मुख्तलिफ हिस्से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें मेन कोर स्टोरेज सिस्टम है या मेन कोर स्टेज भी कहा जाता है और इसके नीचे 4 इंजन लगे हुए हैं। तो ये मेन फ्यूल आपको इसमें नजर आएगा। इसमें ऑक्सीडाइजर भी होता है, इसमें प्रोपेलेंट भी होता है जो कि ऑरेंज कलर की बड़ा सा आपको शेल नजर आ रहा है और इसके नीचे 4 इंजन हैं जो कि RS-25 इंजन हैं और अमूमन अमेरिका के रॉकेट्स में यही इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ आपको 2 बूस्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि सॉलिड बूस्टर्स हैं जिनके अंदर फ्यूल है और वो भी फ्यूल आगे इस रॉकेट को लेकर चलता है। अगर इस रॉकेट के ऊपर की तरफ चले जाएं तो ये वो हिस्सा है। अब नीचे तो सारा फ्यूल और प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइजर रह गया, लेकिन ये वो हिस्सा है जो कि आगे डिटैच होगा इससे और अगली तरफ जाएगा जिसे अपर स्टेज कहते हैं। अपर स्टेज को भी अगर देखें तो यहाँ पर हमें 3 मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं। निचले लेवल पर हमें सर्विस स्टेशन नज़र आता है, सर्विस मॉड्यूल भी कहते हैं। इसमें एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो कि आपको एल्टीट्यूड के बारे में और अपनी लोकेशन के बारे में बता रहा होता है। बीच में जो हिस्सा होता है उसे क्रू मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें लोग बैठे होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो इस क्रू मॉड्यूल में बैठकर जाएंगे। और सबसे ऊपर अगर आप ओरियन के देखें तो आपको यहाँ पर लॉन्च अबोर्ड सिस्टम नज़र आएगा जो कि अगर लॉन्चिंग में किसी किस्म का इशू हो तो उसे अबोर्ड करने में हमें मदद देता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ओरियन के पास एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऑटोनोमस मोड भी है। यानी अगर ओरियन मिशन का ताल्लुक ज़मीन से मुनक़ता हो जाता है, कम्युनिकेशन टूट जाती है, तो ये सिस्टम टेक ओवर कर लेगा और ओरियन को अपने रूट की तरफ ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब 15 मिनट के लिए ओरियन चांद के गिर्द चक्कर लगाते हुए ज़मीन से अपना राब्ता खो बैठा। ये वो वक्त था जब इस ऑटोनोमस सिस्टम ने उसको टेक ओवर किया और उसको सेफली अपने ऑर्बिट में लेकर आया। उसकी कोशिश थी कि ओरियन चांद के बहुत करीब ना जाए, क्योंकि अगर वो चांद की ग्रेविटी में आ गया तो चांद उसे अपनी तरफ खींच सकता है और वो तबाह हो सकता है। तो बहुत अहम पॉइंट है कि 15 मिनट के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे परसेवरेंस रोवर के ऊपर ऑटोनोमस सिस्टम मौजूद है जो कि उसे उस वक्त भी ऑपरेट कर रहा होता है जब ज़मीन से उसका राब्ता नहीं होता, क्योंकि मार्स तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है तो डिलेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑटोनोमस सिस्टम अब हम बाकी व्हीकल्स पर भी लगा रहे हैं। आपका सवाल ये होगा कि ओरियन मिशन को और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को कैसे पता चलता है कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जीपीएस तो मौजूद नहीं है। जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पास जीपीएस मौजूद है, सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है और वो हमें हमारी लोकेशन देती हैं। तो फिर ओरियन को किस तरीके से पता चलता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और वो अपनी लोकेशन हमें कैसे भेजता है? इसका तरीका भी साइंसदानों ने निकाला और वो तरीका आया हमारे माजी से। जब हमारे माजी में बहुत पहले जीपीएस मौजूद नहीं होता था तो जहाज समंदरों में सफ़र करते थे
और वो किस तरीके से अपनी लोकेशन और अपनी डेस्टिनी यानी अपनी समत का तयन करते थे, वो सितारों की मदद से करते थे। या आप रेगिस्तान में निकले हुए हैं जहां पर इर्द गिर्द आपको कुछ नहीं नजर आता, तब भी आप सितारों की मदद से अपने रुख का तयन करते हैं। बिल्कुल वही काम करते हैं आज हम ओरियन 1 मिशन में, जहां पर एक ऑप्टिकल कैमरा लगाया गया है जिसकी तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। और इसका काम यह है कि इसने मुख्तलिफ कंस्टलेशन की तस्वीरें खींचते रहना। अब ओरियन के अंदर एक पूरा डेटाबेस मौजूद है जो कि स्टार कंस्टलेशन का है, और जब तस्वीरों को उन कंस्टलेशन के साथ मैच किया जाता है, 1 to 1 किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि इस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो ये तरीका जो कि बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि जब हम ऐसे जोन में आते हैं जिसे रेडियो साइलेंस जोन कहते हैं, तो ओरियन का डिजिटल स्टार मैप इसे उस वक्त भी गाइड करता है जब ये ज़मीन से अपना राब्ता खो बैठता है। अब ज़मीन से तो इसे गाइड किया नहीं जा सकता है। उस वक्त ऑटोनोमस सिस्टम इस नेविगेशन सिस्टम की मदद लेता है और वो देखता है कि इस वक्त हमारी क्या लोकेशन है, यानी ओरियन की क्या लोकेशन है, और वो उसे नेविगेट करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जहाँ पर रेडियो साइलेंस जोन्स हैं, जहाँ पर रेडियो का सिग्नल ज़मीन तक नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पर चांद का साया है, वहाँ पर भी ये सिस्टम हमें मदद देता है। उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं स्पेस में और चाँद के करीब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और उसमें एक एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट किया जाता है जिसे स्लॉशिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम देखते हैं कि फ्लूइड की डायनेमिक्स क्या है माइक्रोग्रेविटी में। हम जानते हैं कि फ्लूइड जब भी हम ज़मीन पर देखते हैं, आप पानी को देख लें, आप किसी और लिक्विड को देख लें या फ्यूल को देख लें, तो हम ज़मीन की इस ग्रेविटी में उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं कि वो जहाज़ों में कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जब यही फ्यूल चांद के गिर जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो उस वक्त हमारे जो प्रिडिक्टिव मॉडल हैं, यानी वो तखमीने जो हमने लगाए हैं, वो पेशन गोइयाँ जो हमने की हैं, उसके करीब करीब ये कितना बिहेव करेगा, ये कितना रहेगा, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है। तो वहाँ से डेटा लिया गया, देखा गया कि जब चांद के गिर्द ये मिशन काम कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो उस वक्त इसका फ्यूल किस तरीके से, उसकी ओरिएंटेशन क्या थी, उसका फ्लो क्या था, उसका लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें देखी गई, ताकि क्रिटिकल मनूवर्स जब होते हैं, जब चांद के करीब से गुजरना है, तो उस वक्त आपको प्रोपेलेंट का और फ्यूल का, लिक्विड फ्यूल का बिहेवियर पता होना चाहिए। जितने भी अंदाजे लगाए गए थे, जो डेटा आया, वो बिल्कुल उनके साथ मैच कर रहा था। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जहां पर बड़े करीब से चक्कर लगाए गए थे चांद पर, वहां पर भी जो नासा के मॉडल्स ने, सॉफ्टवेयर मॉडल्स ने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूल इस तरीके से बिहेव करेगा, फ्यूल ने बिल्कुल वैसे ही मॉडल अपनाए। तो इसका मतलब यह है कि अब नासा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो मार्स के लिए जो मॉडल्स बनाएगी, वो इन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल वहां पर कर सकती है। मनूवरिंग के दौरान चांद से, उसकी सरफेस से सिर्फ 130 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी इस स्पेसक्राफ्ट ने चक्कर लगाए। तो ये इतना ज़्यादा करीब चला गया। इसने 3 चक्कर लगाए, पहला चक्कर बड़ा लगाया और उसके बाद 2 छोटे चक्कर लगाए, और उसके बाद जितना भी डाटा इसने इकट्ठा किया, इसका रुख अब ज़मीन की तरफ चल पड़ा। ओरियन का जो सफ़र था वो 21 दिनों का था। 6 दिन इसने चांद के गिर्द चक्कर लगाए। 8वें दिन ओरियन का 47 मिनट तक ज़मीन के साथ राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी वजूहात नहीं पता चल सकी। बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, इस पर देखा जा रहा है, डेटा लॉग्स देखे जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त ओरियन चांद के शैडो में नहीं था, दूसरी तरफ नहीं था, ज़मीन की तरफ था, वापस आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ओरियन का जो कनेक्शन है वो ज़मीन के साथ डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से 19वें दिन भी एक प्रॉब्लम आया और इसके हीटर और प्रोपल्शन सिस्टम, उसने कुछ देर के लिए काम सही तरीके से नहीं किया। इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। अब ओरियन ने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आना है। वो ज़मीन की तरफ आया और ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। यहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उससे पहले ओरियन जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, उससे पहले उससे क्रू मॉड्यूल अलग हो जाता है सर्विस मॉड्यूल से। तो सर्विस मॉड्यूल पीछे रह गया और अब सिर्फ वो मॉड्यूल आ गया जिसमें इंसान फ्यूचर में होंगे। उसमें इस वक्त डमीज मौजूद हैं, और फिर उसे ज़मीन पर
के अंदर ऐसे दाखिल किया जाता है जिस तरीके से हम पत्थर मारते हैं, टेढ़ा तिरछा पत्थर मारते हैं पानी की लहरों में, जो कि पानी की लहरों पर छलांगे लगाता हुआ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हवा में ऐसे कंट्रोल करते हैं ताकि इसके टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके गर्द इतना टेम्परेचर होता है कि जो हवा होती है वो भी गर्म होकर प्लाज्मा बन चुकी होती है। रेडियो सिग्नल्स टोटली उस वक्त कुछ अरसे के लिए फेड हो जाते हैं और ये हमें पता था, नासा को पता था कि जब ये डिसेंट करेगा, एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसका टेम्परेचर इतने बढ़ेंगे कि रेडियो सिग्नल्स हम तक नहीं पहुंचेंगे और ऑटोनोमस सिस्टम जो उस वक्त होगा वो टेक ओवर कर लेगा। और ऐसे ही हुआ, ऑटोनोमस सिस्टम ने इसको टेक ओवर किया। जब ये ज़मीन के करीब पहुंचता है तो इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर घंटा, इतनी ज़्यादा स्पीड है अभी भी इसकी। पहला पैराशूट जो खुला वो 3 पैराशूट से वो खुले थोड़ी देर और उसके बाद वो अलग हो गए, उन्होंने इसकी स्पीड को कम किया। फिर 2 बड़े पैराशूट खुले, वो खुले थोड़ी देर इसके साथ रुके, फिर वो भी अलग हो गए, डिटैच हो गए, उन्होंने और स्लो कर दिया। और फिर 3 मेन पैराशूट खुले जो कि मैं इस वक्त आपको तस्वीर पे दिखा रहा हूँ। और फिर ये इसको पैसिफिक ओशन की तरफ लेकर आया जहां पर आकर ये ज़मीन पर गिर गया। इसने अपनी सिग्नल भेजा, अपनी लोकेशन भेजी और उसके साथ अमेरिकन पोर्टलैंड जो फोर्सेस थे उन्होंने इसे कलेक्ट किया। पहले उन्होंने इंतज़ार किया कि इसकी बॉडी ठंडी हो, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म थी। और उसके बाद बहुत सा डाटा इकट्ठा किया गया, ये डाटा भी इकट्ठा किया गया कि सी वाटर इसके सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट करेगा। और साथ साथ ये भी देखा गया कि 2800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा जब ये ज़मीन के अंदर दाखिल हुआ, तो क्या उस टेम्परेचर में एस्ट्रोनॉट सर्वाइव कर सकते हैं। इससे जितना भी डाटा लिया गया है उसे अभी भी स्टडी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया है वो जब पूरा पब्लिश होगा तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। क्या ऐसा तो नहीं कि 2024 से इसको डिले कर दिया जाए, इसे आगे ले कर जाया जाए, या फिर हम 2024 में इंसानों को चांद पर जाता हुआ देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारी आर्टेमिस की अभी तक की सीरीज़ ख़त्म होती है और जितना काम इसमें हुआ था वो हमने इस वीडियो की सीरीज़ में उसका अहाता कर लिया है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।